ठीक है, आपका डर बहुत कहा जा सकता है कि गंभीर एक विषय पर है कि ये देश आगे कैसे चल पाएगा। ठीक है, मैं सभी मेहमानों को बताना चाहूंगी कि मैं अब सृष्टि मेहता आपके साथ हितेंद्र की डिबेट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। सिहाग जी, मैं तमाम आपकी बातों को सुन भी रही थी। ठीक है, यशपाल बत्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और यशपाल जी, आप सुन रहे थे सिहाग जी को, बहुत बड़ी चिंता उन्होंने यहां पर जता दी है, देश आगे कैसे चलेगा। खैर ठीक है, ये उनकी चिंता है, लेकिन हम हर कहा जा सकता है वर्ग पर बात करेंगे, मध्यम वर्ग पर बात करेंगे, किसान, युवा, नौकरी पेशा, व्यापारी, कॉर्पोरेट, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यशपाल बत्रा जी, मैं आपसे ये रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी पूरा बजट सुना, उसको समझा, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये बहुत अच्छा, देश के लिए एक बहुत बड़ा और एक अच्छा बजट है। आज तक कांग्रेस के समय कार्यकाल को अगर हम लेते हैं तो वो 2 लाख तक की डिडक्शन थी, फ्री इनकम थी। आज वही इनकम 12 लाख कर दी। 70 साल पे 11 साल भारी पड़े, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है देश के लिए भी। और मध्य वर्ग के लोगों का स्पेशल ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर। मध्य वर्गों का स्पेशल ध्यान रखा गया है, सैलरी पर्सन वालों का स्पेशल ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक का सबसे बड़ा फैसला जो देश के अंदर है, उससे आर्थिक अर्थव्यवस्था चेंज होगी, लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी, लोग उसको अपने बैंकिंग से जोड़ेंगे, बैंकिंग से काम करेंगे। जो कैश फ्लो का कोई सिस्टम अगर देश के अंदर बचा हुआ है तो उसमें कंट्रोल होगा, तो देश एक बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहा है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से देश के लिए, वित्त मंत्री ने देश के लिए जो कार्य किया है, एक कार्य है। और भी ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं जो आज इस बजट की बात करते हैं। अभी पर्टिकुलर मैं अभी सुन रहा था कि हरियाणा को क्या दिया। क्या हरियाणा के अंदर वो टैक्स पेयर नहीं रहते? क्या हरियाणा के अंदर वो सैलरी पर्सन वाले नहीं रहते? क्या अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो बाहर से दवाइयां मंगाई जाती हैं, क्या वो हरियाणा में नहीं रहते? क्या बच्चों को 10 लाख तक का उच्च शिक्षा के लिए जो लोन मिलेगा 3% पे, क्या वो हरियाणा के अंदर नहीं रहते? ऐसे बड़ी योजनाएं हैं। सारे देश की बात करते हैं हम, देश के हितों की बात करते हैं, तो देश के लिए काम करने वाली जो पार्टी है और जो सरकार है वो देश हित के लिए काम कर रही है, पर्टिकुलर आदमी के लिए काम कर रही है। भैया कांग्रेस की बात देखिए, आलोचना करना बड़ा आसान है। क्या आपने 70 साल काम किया, उसके अंदर आपने क्या काम किया? पहले आप अपना मंथन कीजिए। और 11 साल के अंदर क्या काम हुआ? आप 2 लाख तक फ्री करते थे, वही 11 साल में 12 लाख हो गए। अभी भी उस काम की करनी चाहिए। वाकई में जब पब्लिक समाज, देश कह रहा हो कि ये आलोचना लायक बातें हैं, जब सारे तारीफ कर रहे हो, सब अच्छा कह रहे हो, तो उसका हिस्सा बनना चाहिए। आलोचना, हर बात की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये मेरी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, कांग्रेस प्रवक्ता से भी और बाकी पार्टियों की भी। आज एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक दिन है, सारा देश खुश है, सारे देश के अंदर खुशी की लहर है। ठीक है बत्रा साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। अच्छी बात को अच्छी माननी चाहिए, अगर बुरी बात होगी तो हम भी मानेंगे। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि रजत पंजेटा जी का मैं रुख करूं, मैं राजेंद्र जादौन जी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से यशपाल बत्रा जी भी कह रहे थे, मध्यम वर्ग का स्पेशल ध्यान रखा गया है। यानी कि हमेशा जो एक नाराजगी मध्यम वर्ग के लिए रहती है कि कुछ खास बजट में नहीं आया, इस बार उस नाराजगी को दूर किया गया है। जादौन साहब, सीनियर सिटीजन पे भी काफी अच्छा ध्यान ठीक है, जादौन साहब से संपर्क टूटा है, दोबारा संपर्क हम साधेंगे। इस बीच सर, हाँ आप बताइए। मनोजीत सेन गुप्ता जी, आप बता रहे थे। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए अभी पहले 50,000 तक था, अभी 1 लाख तक इंटरेस्ट लिमिट कर दिए हैं। हाँ। रेंट, सीनियर सिटीजन क्या अपना सेविंग्स पे जीते हैं, रेंट का इनकम पे टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट होता है, वो 6 लाख कर दिए हैं। तो एट द एंड ऑफ अंत में सीनियर सिटीजन के हाथ में भी थोड़ा ज्यादा पैसे आएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट कम कर दिया, विदेश में जाने का जो लिमिट था 10 लाख था, 7 से 10 कर दिया, और एजुकेशन के लिए 0 कर दिए हैं, मैंने कोई लिमिट नहीं रखे हैं। सो द पॉइंट इज, मैं ये सोचता हूं कि इस बजट मिडिल क्लास को अच्छी तरीके से ध्यान रखे हैं। मैं पूरे देश के मामले में बताऊंगा, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का नहीं बता रहा हूं, बट बिकॉज ये बजट ही है राष्ट्र का,
जब देश का बजट है, देश का आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। राइट। कुछ फैक्टर है जैसे एमएसएमई का उन्होंने, इन्वेस्टमेंट का उन्होंने, एक्सपोर्ट्स का उन्होंने, एग्रीकल्चर का टॉप प्रायोरिटी, ऐसे ऐसे कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली अ फैक्टर टू कंसीडर, बाद में सोचा जाएगा, बट उनका जो बजट में कंसीडर किया गया है उस चीज को हमें सराहना करना चाहिए, हमें उस चीज को बढ़ावा देना, वी शुड अप्रिशिएट, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जादौन साहब जुड़ गए हैं, चलिए जादौन जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जादौन जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जैसा कि बत्रा साहब भी कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता, कि मध्यम वर्ग का स्पेशल ध्यान इसमें रखा गया है, तो ये माना जाए कि एक हमेशा जो नाराजगी मध्यम वर्ग को बजट से रहती थी उसको दूर करने का काम यहाँ पर इस बार किया गया है? नहीं, देखिए, नाराजगी तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जरूरत है कि अर्थव्यवस्था बहुत उसमें गिरावट आ रही थी। अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर था। पहले जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो फोरकास्ट दिया था, जो आकलन किया था, इस सेशन में, इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का उनको उसमें कटौती करनी पड़ी। पहले करीब 7.2% के आसपास दिया गया था, तो एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये सब और भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है और जो देश की सारी बैंकों का नियामक है, उसने भी जो है अपनी जो फोरकास्ट में आर्थिक वृद्धि दर में सिर्फ कटौती करके उसको 6.5 के आसपास तय किया था। तो ये बहुत जरूरी हो गया था। उसका एक कारण था कि मंदी आ रही थी, महंगाई के कारण, कम आय के कारण, जो खराब बाजार में जो खरीदारी होनी चाहिए, जो तैयार माल है कारखानों का, उसकी जो खपत होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। उसकी वजह से कारखानों का उत्पादन भी गिर रहा था, निवेश भी घट रहा था और अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी आ रही थी, आयात बढ़ रहा था, निर्यात घट रहा था। तो ये बहुत जो है एक निराशाजनक तस्वीर थी, उससे बाहर निकलने का प्रयास है। ठीक है। देखिए, मध्यम वर्ग तो मांग कर रहा था लगातार कि उनको कर राहत दी जाए ताकि उनकी जो है क्रय शक्ति बराबर रहे, कुछ बढ़े या जो घटने से बचाया जाए। लेकिन वो सरकार उस समय थोड़ा थोड़ा उनको राहत देने का काम कर रही थी, लेकिन इस बार कुछ अच्छी राहत दिखाई दे रही है। देखते हैं इसके रिजल्ट क्या है। और जो राहत दी गई है, मैं समझता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा निराशावादी रुख दिखाना ठीक नहीं और प्रतिक्रियावादी होना भी ठीक नहीं। ठीक है। पंजेटा जी, कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, इसके अंदर किसानों के लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत मिडिल क्लास वाली है, लेकिन ओवरऑल जो देखा गया है तो इतना ज्यादा जो किसानों की आर्थिक स्थिति है, किसानों के ऊपर जो कर्ज है, किसानों के ऊपर जो जीएसटी के स्लैब्स है, तो उसके ऊपर सोच रहे थे कि सरकार कुछ किसानों को, देखिए आपको भी पता है शुरुआत आगे में किसानों एग्रीकल्चर में ही जो है वो एक पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई थी, बाकी सारी नेगेटिव के अंदर थी। जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था थी वो किसानों ने संभाल रखी थी। तो किसानों के कर्ज को लेकर मैं मानता हूँ थोड़ा क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की वो लिमिट इन्होंने 5 लाख 3 लाख से 5 लाख करी है, जी 5 लाख करी है। तो लेकिन उसके अंदर भी बहुत से कंडीशन है कि अगर आपने कहीं और से छोटा मोटा लोन उठा रखा है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड का ही मिलता पहले वाले का। और उसके बाद की अगर देखा जाए तो किसानों की अगर इस चीज का लाभ ही नहीं उठा सकते उस योजना का, तो उस योजना का फायदा क्या है? तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी ईजी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तो किसानों के ऊपर जो पहले से कर्ज है, उस कर्ज को लेकर सरकार ने क्या क्या नीति बना रखी है, कोई ऐसी कोई योजना बना रखी है किसानों को लेकर? ऊपर से किसानों की एमएसपी के कानून की मांग थी, तो आपका ये इस बार बजट सेशन है, एक तो आप कहते हो कि हम 24 फसलों के ऊपर बार कहते हो कि हम जो है अनाज ये स्कीम आपको ये समझना पड़ेगा सरकार किसको दे रही है। 24 फसलों पे एमएसपी क्या किसी बिजनेसमैन को दे रही है? नहीं दे रही। 24 फसलों पे एमएसपी आप किसान को दे रही है। किसान कहता है कि हमें एमएसपी नहीं मिलती है, अगर आप कह रहे हो हम दे रहे हैं, एक हम शब्द कह रहे हैं कि इस पे कानून बना दो। कानून सरकार बनाती नहीं है, उसी से किसान सरकार की जो नियत और नीति है उसी से एक्सपोज हो जाती है। तो जिसके लिए आप कह रहे हो कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, उस पर कानून बनाने में क्यों ही कट रहे हैं? तो आप इस बजट सेशन के अंदर ले आइए, कानून बना दीजिए, इसमें क्या हुआ? तो ओवरऑल देखिए किसानों के लिए ऐसा कुछ हमें कोई लाभ करने वाली जो है वो नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत जो मध्यम वर्ग के लिए थोड़ी बहुत, ज्यादा
थोड़ी बहुत राहत की जरूर जो है वो बात की जाए। ठीक है, मैं रोक रही हूँ रजत जी आपको, क्योंकि आपने किसानों पर खासतौर पर फोकस किया। राजेंद्र जादौन जी, देखिए हरियाणा में तो खासतौर पर और भी ज्यादा किसानों पर फोकस रहता है। अभी पंजेटा जी कह रहे हैं किसानों के लिए ज्यादा खास नहीं रहा। हालांकि केसीसी की अगर हम बात करें किसान क्रेडिट लिमिट की, तो उसको जरूर 5 लाख तक किया है बढ़ाकर। इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की बात सरकार की तरफ से की गई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या कृषि योजना होगी, उसको भी थोड़ा समझाइए। इसके अलावा और जो छोटी छोटी योजनाएं या छोटे छोटे कदम जो किसानों के लिए सरकार लेकर आई है, आप किस तरह से देख रहे हैं खासतौर पर किसानों के लिए इस बजट को? देखिए, ऐसा है कि जो कृषि योजना आई है अभी तो उसका खुलासा होगा, उसका क्या क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या राहत है, ठीक है ना। तो ये तो अभी देखने की बात होगी। और जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट बढ़ा दी है, तो ठीक है, वो एक छोटी राहत तो है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो राहत नहीं है, किसान को किसी न किसी रूप में उससे मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को जो है ना, कृषि से संबंधित जो भी सामग्री है, जो भी उपकरण है और जो भी है, जो कृषि संबंधी उपयोगी वस्तुएं हैं, उनको सबको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, ताकि जो है किसान को आप इस तरह से राहत दीजिए, उसको जो है उसकी फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये सब राहतें मिल जाती है तो किसान जो है काफी हद तक कर्ज के बोझ से बचा रह सकता है। और आपको ये जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि वगैरह जो देनी होती है साल में 6,000 रुपए की, वो भी मैं समझता हूं कि कोई देने की जरूरत नहीं है, अगर आप सब चीजें टैक्स फ्री करते हैं और उसको फसल का सही दाम मिलता है। जो मेन बात है, मेन स्ट्रेस है, और किसान संगठन भी और किसान लीडर्स भी ये समझते हैं कि जो कुछ है वो एमएसपी है। एमएसपी जो प्रॉपर मिलनी चाहिए, सही फॉर्मूले के साथ, CO2 फॉर्मूले के साथ मिलना चाहिए। तो ये है कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। बाकी तो बजट में जो कुछ आया है उसको हम एक सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं कि ठीक है, सरकार कुछ कर रही है, किसानों के लिए कुछ अपना हाथ बढ़ा रही है। लेकिन हाँ, यशपाल बत्रे जी, एक रिएक्शन फटाफट से किसानों पर दे दीजिए, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो 3 लाख से 5 लाख बढ़ी है, वो भी किसानों के लिए, और कई सारी ऐसी चीजें हैं, मसूर, तल, ऐसी दालों के पैदावार बढ़ाने के लिए भी पूरा फोकस किया गया है और किसानों के लिए सारे काम हो रहे हैं। अगर कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए भी 5 साल का मिशन है। इस तरीके के बड़े सारी चीजें किसान हित के अंदर की गई हैं। और अभी बजट का पूरा स्वरूप आने दो, उसके आने के बाद किसानों के बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसके किसानों के लिए स्पेशल फोकस करके काम किया जा रहा है। ठीक है, सिहाग साहब, देखिए आप थोड़ी चिंता जता रहे थे जब मैं चर्चा में जुड़ी थी। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए सरकार कह रही है हमने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। अगर हम इसमें युवाओं को भी जोड़ ले तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की बात सरकार ने इस बजट में की है। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी कि आर्टिफिशियल एजेंसी एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात की है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें और बढ़ेंगी। ये तमाम जो बातें खासतौर पर युवाओं के लिए की गई है, आपको नहीं लगता इससे भविष्य में सुधार होगा युवाओं के भविष्य में? मेडिकल कॉलेजों में भी जिसको लेके सवाल उठते रहते हैं, मेडिकल कॉलेजों में भी 10,000 सीटें बढ़ाने की बात हुई है। देखिए सृष्टि जी, मुझे आज भी वो बात बिल्कुल याद है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो उनका वो भाषण की जब अगर रुपया गिरता है तो देश गिरता है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो आज मैं समझता हूं जितनी तारीफ हमारे एक्सपर्ट जी भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, वो हुआ है, तो आज इतनी फिर रुपये में क्यों गिरावट आ रही है, ये भी चिंता का विषय है। और देखिए प्रधानमंत्री जी जिनका पूरा विश्व में डंका बजता है, पूरा विश्व उनका कायल है, फिर भी मुझे ये हैरानी है सृष्टि जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बत्रा जी भी एक सिर्फ बजट के स्लैब में जो इनकम टैक्स के स्लैब के अलावा इस बजट में मुझे एक बात बता दीजिए भाई, ये इन्होंने आर्थिक रिफॉर्म की बात करी हो, कहीं कुछ किसानों की सबसे बड़ी बात है जो MSP का बात पे बजट में कोई प्रोविजन रखा हो, और जिस रेशो में महंगाई बढ़ती है वो C2 के फार्मूले की बात की हो इन्होंने। और आप एक बात और देखिए, खुद ये जैसे कह रहे थे अभी कि नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए, खुद इनके मंत्री हैं अनिल विज जी, वो खुद जो MSP को लेकर डल्लेवाल साहब जो धरना आमरण अनशन कर रहे थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया है कि मुझे भी उनकी तरह ही न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। खुद इनके नंबर 2 के मंत्री जी ने ये बात स्वीकार की है
कि न्याय के लिए वो डल्लेवाल साहब अनशन कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है सृष्टि जी। आज देश में देखिए, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, गलत को गलत कहना आना चाहिए। मैं अनिल विज जी की तारीफ कर रहा हूं, उन्होंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। जिस तरह का जो मैंने बताया था कि सुपर सीएम कोई और है, उन्होंने स्वीकार किया कि ये सरकार ठीक नहीं चल रही। मुख्यमंत्री जी बजट पर चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सियाग साहब बनाते। देखिए सृष्टि जी, दिल्ली के बिल्कुल जस्ट साथ में है हरियाणा इतनी अच्छी यहाँ मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, बड़े प्रोजेक्ट आ सकते थे, इतनी बड़ी यहाँ चाहे सोनीपत हो, लैंड की एक्वायरमेंट की कोई मतलब समस्या नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार पे इतना दबाव नहीं बना सके माननीय मुख्यमंत्री जी? डबल इंजन की सरकार, मैं तो ये हैरानी लगती है, ये डबल इंजन की सरकार से जनता क्यों नुकसान भुगते? 75% आबादी हरियाणा की बीपीएल है। ये मुझे बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है। बीपीएल बड़े हैं हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार है। और आप देखिए, तो हम इस बजट पे हमने उनके लिए क्या, किसानों के लिए हमने क्या समृद्धि की, जो उनपे जीएसटी इतना बढ़ रहा है, और आप कहते हो कि हम 24 फसलें एमएसपी पे लेते हैं। तो आप एक बात बताइए सृष्टि जी, अगर मुझे सैलरी मिल रही है जो फिक्स की है मेरी गवर्नमेंट ने, तो मैं क्यों कहूंगा मुझे नहीं मिल रही? मैं खुद उसका उदाहरण हूं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, प्रवक्ता भी, मेरी खुद की जीरी, नायब सैनिक जी ने 3100 रुपए की बात की थी, मैंने खुद मेरी जीरी 2100 रुपए में दी है, और 2320 उसका एमएसपी था। तो मैं क्या उम्मीद करूं, या देश या हरियाणा क्या उम्मीद करे इस सरकार से? सिर्फ एक झूठ बोलने की मशीन मुझे लगती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रवक्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता, एक घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, मध्यम वर्ग के लिए, आम लोगों के तो काम आएगा ये। हाँ जी, ठीक है। यशपाल बत्रा जी, अभी तक सियाग साहब 500 रुपए में अगर कहीं हरियाणा में मिला हो, नहीं बात है योगेश। लेकिन देखिए बत्रा साहब, बात यहाँ पर ये भी है कि आम लोग को थोड़ी पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की भी उम्मीद थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव नहीं हुआ। देखिए, सोना भी महंगा हुआ है, चांदी भी महंगी हो गई। क्या है माननीय मोदी जी से, लेकिन धीरे धीरे जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन ले जो कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने सारा सब कुछ खत्म कर दिया था, उसको बनाने में समय लगेगा। 11 साल के अंदर 2 लाख की इनकम फ्री वाला 12 लाख तक पहुंचा दिया। वो योगेश को दिखाई नहीं दे रहा और पूरी कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा। क्या मध्य वर्ग के लोग हरियाणा में नहीं रहते? जो 3 करोड़ अतिरिक्त मकान शहरी विकास मंत्रालय से बड़ी है या घटी है? 3 करोड़ क्या हरियाणा के अंदर नहीं मिलेंगे? आप बताइए। एमएसपी की बात करते हैं, लोन गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी। स्टार्टअप की बात करें, 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी। 75,000 सीटें मेडिकल, जो स्टूडेंट हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, उनको सीटें ना मिलने की वजह से विदेशों के अंदर जाते हैं, 75,000 सीटें अगले 5 साल में मिलेंगी। क्यों नहीं आप लोगों ने सोचा? क्या हरियाणा के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? किसानों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या किसानों के बच्चे इन कॉलेजों के अंदर नहीं पढ़ेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। योगेश और कांग्रेस पूरी को मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, पॉजिटिव होना सोचिए, पॉजिटिव होना सीखिए, पॉजिटिव रह के काम करना सीखिए। अपनी पार्टी के अंदर रह के पहले अपने कामों को देखिए। जिन बातों को आप कर रहे थे, आपने संगठन नाम की चीज नहीं बना पाया हरियाणा के अंदर। आप बातें करते हैं कौन से मंत्री की, कौन सी बातें कर रहे हैं? हमारे नाम की बताइए ना, उन्होंने सरकार में कुछ सुनवाई नहीं हो रही, उनकी पूरी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बजट पे आपके क्षेत्र के सोचिए, 12 लाख इनकम फ्री वाला बजट आज तक आप उस बात को ठीक है, चलिए अब ऐसे बहस नहीं करेंगे। 2G, 3G, 4G कितने लाखों करोड़ों के घोटाले कर करके घर भरे गए आप लोगों ने। ठीक है, महिलाओं पर आएंगे। मैं राजेंद्र जादौन जी से सवाल करूंगी महिलाओं को लेकर। ठीक है सिहाग साहब, इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाएंगे। जादौन साहब, देखिए महिलाओं को भी काफी उम्मीदें थी, घर का बजट ना गड़बड़ा जाए, कुछ सस्ती हो दाल, चीनी, सब्जी। क्या लग रहा है यहाँ पे महंगा ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि महिलाएं तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो किचन का बजट बढ़ जाता है, उनको बड़ी चिंताएं होती हैं। और भी जो है घरेलू बजट है,
खासतौर से गृहिणियां ही पूरा घर का बजट तय करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए चिंता का विषय होता है। अब देखते हैं कि इस बजट का क्या प्रभाव होता है। सबसे ज्यादा पहली उम्मीद तो ये थी कि आय बढ़े और महंगाई घटे। अब इस बजट का इससे क्या प्रभाव पड़ता है, महंगाई घटती है कि नहीं घटती, क्योंकि महंगाई इस समय बहुत चरम पर है। मैं समझता हूं कि ये महंगाई जो है इस देश के इतिहास में ऐतिहासिक है। इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। सब्जी मार्केट का देखिए कितना बुरा हाल होता है कि हर चीज महंगी, हर सब्जी महंगी, मसाले महंगे, खाद्य वस्तुएं महंगी। जो आम आदमी की जरूरत की चीजें वो तो सस्ती हो, सोना चांदी महंगा हो जाए, चलिए ठीक है, सोने चांदी का शौक सभी नहीं करते, जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम है वही सोने चांदी का शौक करेगा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय आदमी या सामान्य आदमी है और मध्यम वर्ग से भी नीचे है, मान लीजिए कि एपीएल है, एवो पॉवर्टी लाइन है, तो उसकी क्या स्थिति है? उसको तो खाद्य वस्तुएं सस्ती चाहिए। बिल्कुल, ये कम से कम जो है किराने का सामान पूरा और सब्जी मार्केट पूरा, वहां सब जो है सस्ता होना चाहिए। तो आप कर स्लैब के हिसाब से इन चीजों को कितनी राहत दे सकती है सरकार, वो उनको देना चाहिए। जीएसटी में परिवर्तन करना चाहिए और मार्केट पर किसी तरह से नियंत्रण करना चाहिए कि इस तरह से अनियंत्रित दाम कैसे होते जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये पैसा, ये देखने की बात है, सरकार को देखना चाहिए। यशपाल बत्रा जी, खाने पीने की चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं की किचन का बजट जो थोड़ा गड़बड़ाया है। देखिए अभी इसका पूरा बजट का स्वरूप आने दीजिए, धीरे धीरे आपको आज शाम तक ये सारा क्लियर हो जाएगा। सभी को कुछ ना कुछ मिला है, चाहे उसके अंदर किसी भी तरह से महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों। जैसे आप बुजुर्गों की बात करें, चाहे उसमें महिलाएं भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे। पहले टीडीएस 50,000 तक का कटता था एनुअल, अब वही 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपए साल का अगर किसी की इनकम होगी, रेंटल इनकम आ रही होगी, तो टीडीएस नहीं कटेगा उसका। ये सबको इसके अंदर इस तरीके के बेनिफिट थोड़े सबको बेनिफिट मिले हैं। चाहे टैक्स की बात करें 12 लाख तक के, उसके अंदर महिलाएं भी आती हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, युवा भी आते हैं, सैलरी पर्सन भी आ रहे हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट से बजट सुधरेगा, महिलाओं का भी सुधरेगा। शहरी विकास की बात करें, 3 करोड़ नए मकान बनाने का जो ऐलान किया है, इस तरीके के बहुत सारे काम है जिसके अंदर सबको बेनिफिट मिलेगा। समाज को, पूरे देश को, हर वर्ग को इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। हर वर्ग को इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। रजत पंजेटा जी, देखिए बीजेपी तो बजट की तारीफ करते रही, थक रही, और आप कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला, ज्यादा खास नहीं है बजट। देखिए, अगर बजट तो स्टॉक मार्केट नहीं गिरती, जो सेंसेक्स है वो लगभग 750 759 पॉइंट्स गिरा है नेगेटिव फिस्कली। तो इसका सीधा सीधा बजट का इम्पैक्ट आप इसमें स्टॉक मार्केट से लगा सकते हैं। दूसरा जो फिजिकल डेफिसिट है जो गवर्नमेंट ने पिछली बारी 4.9% इनका टारगेट था कि अगले वर्ष से 4.5 का करेंगे। 4.4 जो है वो फिगर जो आई है अभी वो आई है। और आप जो सिलेंडर कह रहे थे, सिलेंडर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर है, वो सस्ता हुआ है, जो सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ। लेकिन जो आप करती हैं चीजें, देखिए पॉजिटिव था, मैंने पहले ही गिना दिया था, वो टैक्स स्लैब को लेकर भी था। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जो और तरीके से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो जनता की जेब कट रही है, जिसमें आपका जीएसटी इन्वॉल्व है, अलग अलग उपकरणों के ऊपर, अलग अलग वस्तुओं के ऊपर हर चीज बिजली महंगी है, तो सीधा शुरुआत से आप अपने घर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने ग्रेजुएट की जो बात कही है वो उनका तो देखिए सीधा आपकी एफएलपीजी है, आपने कहा सोना महंगा हुआ, चांदी महंगी हुई, और उसके बाद आप बिजली के बिल से लेके, फोन का बिल से लेके आप अपना डीजल पेट्रोल लगा लीजिए। ये मैं किसानों से हटकर जो आम जनता की बात है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो एंटरटेनमेंट, अब आप बताइए कि एक आम व्यक्ति पिक्चर कहीं अपने परिवार को लेके जाता है, तो निर्मला सीतारमण जी तो पॉपकॉर्न के ऊपर 18% टैक्स लगा रही है। तो मतलब ये कोई बात नहीं है, आप इतने की तो पूरे परिवार के पिक्चर की टिकट की कीमत नहीं है जितनी वो पॉपकॉर्न की उससे ज्यादा कीमत दे देता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जनता से कहाँ जेब काट रहे हैं। कुछ खाने पीने जाएगा वहां पे रेस्टोरेंट में, वो आपको पता है कितने ज्यादा टैक्स है। तो ये तो सिर्फ एक छोटी मोटी चीजें हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल सरकार जनता से ज्यादा वसूल रही है।
ये सिर्फ एक अभी काफी समय से नहीं था, वो थोड़ा बहुत अगर इसको हटा दिया जाए तो आप पॉजिटिव बताइए इसमें क्या है। किसानों के लिए आप ये बोल रहे थे मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी। हरियाणा सरकार के अपने मैनिफेस्टो के अंदर, हरियाणा सरकार के अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये है कि पूरे देश में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, कोई भी इंजीनियरिंग का हो उसका हो, उसमें जो है वो ओबीसी के छात्रों के लिए वो पूरी की पूरी जो फीस है उस बच्चे की, उसको सरकार स्पॉन्सर करेगी। स्कॉलरशिप तो मैं नहीं कहूंगा उसको, स्कॉलरशिप इज नॉट द राइट वर्ड, उसको सरकार स्पॉन्सर करेगी, मतलब पूरी फीस हरियाणा सरकार देगी। क्या उसको उन्होंने पूरा किया? ठीक, अभी योगेश जी कह रहे थे 500 रुपए में सिलेंडर, अभी बताइए किसको मिल रहा है? 2100 रुपए आपने गृहिणियों को देने थे, वो किसको मिल रहे हैं? अभी आपने एक मैनिफेस्टो में अभी आपने वो किया था, आप बताइए बजट के अंदर आपने एक अव्वल बालिका योजना महिलाओं के लिए शुरू करी थी। वहां ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में आप जो छात्र हैं उसको स्कूटर देंगे, क्या आपने वो शुरू किया? क्या आपने स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक नर्सरियों में हर डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू किया? 5 लाख आवास की बात कर रहे थे, आप बताइए उसके अंदर क्या आपकी शुरुआती क्या है? 2 लाख पक्की नौकरियां पिछले 5 साल की सुनते आ रहे हो, पिछले 5 साल से बार बार ये वो 24-25 हजार नौकरियों का गुणगान करते रहते हैं। 24 फसलों की एमएसपी है, बता दीजिए किसी एक फसल के ऊपर भी। अभी तक ये पीछे जान की गई थी, अब ये बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, ये तो फिर इनको तो 100-150 का कट लगा है, कोई 2320 में से यहाँ तो मिली किसी को 2000 का, किसी को 2500 होगा, तो उससे आपकी वॉइस में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको ठीक करेंगे, उसके बाद मैं लौटूंगी फिर से आपके पास। मैं सर आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं मनोजीत जी, तो ओवरऑल अगर आप इस बजट को देख रहे हैं, हमने देखिए मध्यम वर्ग की हमने बात की, टैक्स में जिस तरह से राहत मिली है वो वाकई काबिले तारीफ है, मध्यम वर्ग इससे काफी खुश हुआ है। ओवरऑल अगर आप इस बजट को देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि कहां पर थोड़ा और बेहतर हो सकता था? देखिए सृष्टि जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैं बजट जो है, एक तो है देश का बजट नंबर 1, नंबर 2 जो शुरू से बोलते आ रहे थे कि 50% पर्सनल टैक्स में से सैलरी टैक्स पेयर है इंडिया का, उनको राहत मिला। अगर घर गृहस्थी का बात करेंगे कि अगर मेरे को चावल भी सस्ता चाहिए, दाल भी सस्ता चाहिए, एमएसपी भी ज्यादा चाहिए, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। जो रेगुलर टैक्स का इम्पैक्ट है मैं बताना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में। जैसे 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल सस्ता हो रहा है, कपड़े भी सस्ते होंगे, दवा भी कुछ चुनिंदा सस्ता होंगे। दवा में ज्यादा कंट्रोल जरूरी है, ये हम पूरे देशवासी को पता है। हाँ। कि बट मैं उसमें फिर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो फिर और एक डिबेट का मैटर हो जाएगा। बट फिलहाल जो इंटेंशन, जो इच्छा है, वो एक रिफ्लेक्ट होता है कि मिडिल क्लास के लिए, मैं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही अच्छा और सुपर से ऊपर बजट है। मैं कभी भी इतना तारीफ किसी भी बजट का अभी तक नहीं किया है, बट इस बजट को मैं बोलूंगा सुपर से ऊपर है, जहां तक कि आम आदमी की बात है, मिडिल क्लास। देश पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब बात यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भी हो रही है, आपने महंगाई का भी जिक्र किया, तो उसको भी थोड़ा और डीप में बताइए। देखिए महंगाई तो ऐसा बीमारी है हमारा, जिसके लिए सरकार का प्रयास है, बट कितना कारीगर है, कितना वो दिख नहीं रहा, रिजल्ट दिख नहीं रहा, नंबर 1। क्योंकि अगर मैं महंगाई साथ साथ अपना ग्रोथ, तो ग्रोथ तो काफी पीछे दिख रहा है। बीट पेट्रोल प्राइस बोलिए या बाकी चीजों, बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है महंगाई को, वो तो बढ़ते हुए दिख रहा है। अनलेस अगेन वोट का टाइम है, वो अलग बात है, बट मैं फिर उसमें नहीं जाऊंगा, वो मेरे विषय नहीं है। बट प्रयास ये होना चाहिए कि मेजोरिटी मिडिल क्लास है, देश का जो मेजोरिटी है वो मिडिल क्लास है, उनको कैसे हम सुविधाएं दे सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। और उनको देखिए टैक्स
इनकम बहुत कम हो जाएगा अगर ये 100% और भी 4 साल का पिछले ITR भरने का भी प्रावधान खोल दिए हैं वित्त मंत्री ने इस बार। हाँ। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट दिए हैं, रेंट इनकम पे 6 लाख तक TDS, पहले 2,40,000 था। इंटरेस्ट इनकम पे उन्होंने TDS पे राहत दिए हैं। विदेश में खर्चे में TCS उन्होंने। व्यापारी वर्ग के लिए कैसा है? हाँ, व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग के लिए देखिए, व्यापारी वर्ग के कोई खास असर है नहीं, अदर देन जो स्पेसिफिक आइटम में उन्होंने कस्टम्स एंड एक्साइज का जो सुविधा दी है, कस्टम्स का, और सरचार्ज 2 बार नहीं लाएगा। उन्होंने एक बात ये अच्छी बोल गए हैं, एक पॉइंट हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया इस बात को, वित्त मंत्री ने कह गए हैं कि मल्टीपल सरचार्ज नहीं लाएंगे। तो व्यापारी वर्ग के लिए सच बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर भी व्यापारी हो सकता है। तो नेचुरली मोटा मोटी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ खास है नहीं, बट मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड की सरकार बात कर रही है, उसके लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना करने जा रही है, इसको इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार का एक इच्छा है, मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा था, बट एनीवे सृष्टि जी बोल रहे, एक आत्मनिर्भर भारत का एक प्रयास जो है मोदी जी का, वो एक दिशा है, वो एक गोल है। उसको देखते हुए आगे बढ़ने का ये जो स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स, ये पदक्षेप लिया जा रहा है कि उस आत्मनिर्भर भारत का और आगे बढ़ने के लिए। तो सिमिलरली थोड़ा सा अगर सरकार के जो तंत्र है वो थोड़ा बढ़िया से काम करे, मैं तो एक ऑफ द टॉपिक भी बता देता हूं, अगर अथॉरिटीज अच्छी तरीके से काम कर ले, जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटी, आम जनता का जिंदगी का 70 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे सफाई बोलिए, चाहे कुछ इम्प्लीमेंटेशन बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, एक सरकार का जो तंत्रों को काम कराने का, ढंग से काम कराने का, वो भी बिना मैं संकोच हो रहा मुझे बोलने में, बट बिना कोई भेदभाव करे हुए, तो फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट है, तो हम अगर जाते हैं कहीं पे तो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस कहाँ हटा है? नहीं हटा है, ये चल रहा है। अब जूते घिस जाते हैं, दिमाग खराब हो जाते हैं, ये कुछ आप GST रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करिए, या आप कंपनी का नेम अप्रूवल का अप्लाई करिए। तो ये दिक्कतें अभी बहुत जोर से हो रहा है, अभी भी नहीं। इट्स नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज पर्सनल ओपिनियन, आई यूज्ड टू बी रॉन्ग। हमने कई जगह पे अच्छा आउटपुट देखे हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, सरकारी तंत्रों को काम कराने का तरीका मेरे ख्याल से सरकार को निकालना पड़ेगा। जो बिजनेस क्लास है, उनको इतने सारे बैरियर्स एंड डर का माहौल पैदा हो जाता है, और एक लगता है कि जितना डराया उतना फायदा, काइंड ऑफ थिंग। तो वो सिचुएशन ना हो। उनका इच्छा अच्छा है ऑनलाइन, इवन इन्होंने CIT अपील तक इनकम टैक्स में ये भी ऑनलाइन जजमेंट का, ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स का बात की। इंटेंशन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, अब जैसे कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी अफसर की जरूरत नहीं है, बट GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अफसर का जरूरत है। वो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताएंगे, फिर कैंसिल करेंगे, या फिर आपको मतलब जिस तरीके से करेंगे वो। गौरव, आवाज नहीं आ रही, दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं सिहाग साहब का अब रुख करना चाहूंगी। सिहाग साहब, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसके लिए आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए सृष्टि जी, देखिए मैं बिल्कुल अभी एक्सपर्ट के व्यू सुन रहा था। मैं भी ना तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, परंतु थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है। तो मैं समझता हूं कि इस बजट से, जैसे आपने व्यापारी वर्ग, शिक्षा, उस बारे में जैसे बात हुई, तो आज आप देखिए अगर बजट हम अगर इतना ही अच्छा होता, सेंसेक्स और निफ्टी आज के माइनस में क्यों है? स्पष्ट सी बात है, मुझे तो सीधा फार्मूला पता है।
अब फिर अगर इतना ही बेहतर बजट होता तो इस क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है बजट से, तो जब आपने किसी भी वर्ग को, चाहे आप व्यापारी को हो, एजुकेशन का हो, कुछ नया दिया ही नहीं, तो कैसे अब मानने की देश मतलब के लिए ये अच्छा बजट है। आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानी पे टिकी हुई है, प्रदेश की भी पूरे देश की भी, आप उसके लिए कोई राहत का पैकेज नहीं लेके आए। व्यापारी जो मिडिल क्लास व्यापारी है उसको आपने कुछ नहीं दिया। अब मैं अभी बात सुन रहा था, कौन सी वस्तुएं सस्ती हो रही, एक होती है इकोनॉमिक्स में विलासिता की, एक जो डेली यूज की वस्तुएं हैं। अब आप देखिए, ठीक है फोन आज हर व्यक्ति की पहुंच में है। हाँ। आज देखिए, आज जो इतनी महंगाई और जो देश में जो क्रांति आई है, आज मैं समझता हूं एक छोटी गाड़ी हर वर्ग की नीड है। आप क्यों नहीं एक 5 लाख रुपए तक की गाड़ी तक आपने जीएसटी में राहत दी, और वो आप पहले तो आप इतना टैक्स लेते हो जब वो गाड़ी पे, उसके बाद वो जब उसके रजिस्ट्रेशन पे टैक्स और फिर टोल टैक्स, आप देखिए ना कितनी बार एक आदमी टैक्स दे रहा है। कम से कम आप 5 लाख तक की गाड़ी पे तो मैं समझता हूँ राहत देनी चाहिए थी। एक सिंपल सी बात है कि आम आदमी की पहुंच तक आ सके, गर्मी सर्दी बारिश में यूज कर सके। तो जो मिडिल क्लास की बात है, मिडिल क्लास के लिए भी मुझे नहीं लगता, एक स्लैब का भी मैं कहता हूं कि इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जो 12 लाख की बात है वो टोटली फ्री किस किस के लिए, जब तक इसकी पूरी जो मैं समझता हूं गाइडलाइन नहीं जो इनकी है नहीं आ जाती, अभी जल्दबाजी होगी कहना। जैसे ये प्रवक्ता और साथी कह रहे हैं कि 12 तक टोटली फ्री है, उसमें भी मुझे लगता है कोई कैपिंग जरूर मिलेगी। मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपको यकीन नहीं हो पा रहा है इस कदम, सरकार के इस कदम पर? इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जैसे 5 लाख तक एग्जाम आ रही हूँ सर, एक बार बात पूरी हो जाए, सिहाग साहब बात पूरी कर ले फिर आपके पास आ रही हो। ठीक है, शायद अपनी अपनी बात पूरी करें। हाँ। आप देखिए क्योंकि हाँ जी सियाग साहब के साथ मैं सहमत होकर एक बात कहना चाहता हूं, जैसे 5 लाख तक एग्जाम था या 7 लाख तक, बस जब आपका 5 लाख 1 रुपया इनकम हो गया तो सीधा 12,000 12,500 रुपया आपका टैक्स बन गया। हाँ। सिमिलरली यही अब देखिए तो मतलब हिस्ट्री यही बताता है। तो अभी 12 लाख 1 रुपया होगा तो ऐसा नहीं आपको ऊपर 3-4 लाख का टैक्स का लायबिलिटी बन जाए। तो ये जो नया रिज्म में है, ये 4 लाख का जो है 12 लाख तक आपको, जैसे 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का है। तो 2.5 लाख से आपका फिर से टैक्स कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। जब भी 5 लाख 1 रुपया आपका इनकम हो गया तो आपके ऊपर 12-13 हजार रुपया का टैक्स का लायबिलिटी बन गया। तो 12 लाख का भी फंडा यही रहता है। अब देखते हैं, पूरे फाइनेंस बिल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट मुझे जो लग रहा है मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं यशपाल बत्रा जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ कुछ खामियां या कुछ कुछ नाराजगियां जो है वो आप सुन रहे हैं किस तरह से इस बजट को लेकर निकाली जा रही है, उस पर आपका रिएक्शन। खामियां और नाराजगियां कांग्रेस की हैं और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनकी हैं, और देश तो बड़ा खुश है, देश के हर नागरिक खुश है, हर वर्ग खुश है आज के बजट के। स्पेशल उसके अंदर जो 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम है, वहां तक के लिए पूरा देश उसको तारीफ कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है कि देश के अंदर ऐसा बदलाव कभी नहीं हुआ। और जिन्होंने 70 साल राज किया उन्होंने 2 लाख तक पहुंचाया, हमने 11 साल के अंदर, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, वित्त मंत्री ने वो 12 लाख कर दिए। तो देश देख रहा है। मेरी तो रिक्वेस्ट हमेशा कांग्रेस को रहती है, हमेशा अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करें और जो काम अच्छे हुए हैं उनकी तारीफ करें, और कुछ कामों में अगर कमी दिख रही है, कुछ काम और होने हैं, उनके सजेशन दें, अच्छे सजेशन दें, अच्छी बात करें। यही मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और भी साथी प्रवक्ताओं से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, लेकिन अब जैसे सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे थे कि व्यापारी वर्ग के लिए, देखिए किसानों पर तो बात कांग्रेस ने लगातार की ही है या लगातार हुई है। उसके अलावा अगर अन्य वर्ग की बात करें तो देखिए महिलाओं पर भी हमने बात की, महिलाओं को थोड़ा और बेटर यहाँ पर मिल सकता था। महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस पर यशपाल बत्रा जी मैंने आपसे सवाल किया था। दूसरा व्यापारी वर्ग की बात हो रही है, हालांकि कहा यहाँ पर यह जा रहा है कि व्यापारी वर्ग के लिए ज्यादा कुछ खास सामने आया नहीं।
हालांकि एमएसएमई के लोन की गारंटी लिमिट को जरूर बढ़ाया है, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी प्रस्ताव जो है वो इस बजट में सामने आया है। तो क्या लग रहा है कि सरकार व्यापारी वर्ग को साधने के लिए जितने प्रयास कर सकती थी वो किए गए हैं? क्योंकि सरकार भी कहती है कि एमएसएमई जो है वो विकास का इंजन है। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर देखिए आप पहले एक चीज हमेशा एक दिशा में काम करने की जब आप सोचते हैं तो आप पूरा लार्ज स्केल पे अगर सोचते हैं तो सारे देश के लिए सोचा जाता है। अगर स्टेट की सोचते हैं तो स्टेट के लिए सोचा जाता है, अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी की सोचते हैं तो सिटी के लिए सोचा जाता है। अब रही व्यापारिक वर्ग की बात करते हैं हम, व्यापारिक वर्ग क्या उस टैक्स उस जो स्लैब के अंदर छूट मिली है क्या वो नहीं आएंगे बीच में? ऐसे जितने भी चीजें और हुई हैं सबके अंदर व्यापारी वर्ग आ रहा है और व्यापारी वर्गों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये अगर हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, आज उस बात को करते हैं कि देश के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या काम करना है, पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए, पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए, पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए, पर्टिकुलर एक जो बिजनेस क्लास है या सैलरी पर्सन है, किसके लिए क्या हुआ, लेकिन ये देश के लिए हुआ है। जो बदलाव देश के अंदर आ रहे हैं वो देश को देख के किए जा रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेके किए जा रहे हैं। पर्टिकुलर एक वर्ग को बहुत ज्यादा बेनिफिट ना देके दूसरे को ना देना वो भी नाजायज है। सबको साथ लेने का मतलब है सबको साथ लेके काम करना है। उसके अंदर व्यापारिक वर्ग भी है, सैलरी पर्सन भी हैं और नीचे तबके के भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। उनको साथ लेके जहां जहां जिनकी जरूरत होती है माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सिहाग साहब, नहीं, रजत पंजेटा जी का मैं रुक करना चाहूंगी, बहुत देर से सुन रहे थे। पंजेटा जी जी देखिए, ये अभी जो बात हो रही थी यहाँ पर ओल्ड टैक्स ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 12 लाख तक ये तो देखते हैं कैसे वर्कआउट करेगा, मगर अभी जो इस बजट में आया वो 8 से 12 का 10% का स्लैब है। 0 से जो 4 लाख तक है उसको मिल किया, वो पहले 3 लाख तक मिल था। उसके बाद पहले 3 से 6 तक 5% लगता था, अब 4 से 8 तक लगेगा और 8 से 12 10% लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद अभी आप बात कर रहे थे, देखिए यशपाल बत्रा जी की भी जवाब का काउंटर चाहूंगी आपसे, क्योंकि वो ओवरऑल बजट को बार बार उनकी बातों में यही नजर आ रहा है कि ओवरऑल बजट अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है और जनता जो है वो गदगद है इस बजट से, बहुत खुश हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनता गदगद हो रही है, मैंने सिर्फ एक ये थोड़ा टैक्स रिजीम के अंदर थोड़ा इनका जो आया हुआ है वो जरूर आप कोई भी कंपैरिजन कर सकता है उसके अंदर। लेकिन हाँ, आप ये बताइए कि जो इनकी एस्टिमेटेड जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी 6.5% की, उसके हिसाब से मेन इशू आज ये आता है कि आप जॉब क्रिएशन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। पहले से बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जॉब क्रिएशन के लिए क्या सरकार के इफेक्टिव कदम है, क्योंकि पिछले जो भी कदम उठाए उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती आ रही है। आपकी जो है बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर आप लगा लीजिए, गूगल से लेके आप कोई भी आपकी कंपनी है, वो जॉब लेऑफ्स बहुत ज्यादा है, निकाला भर्तियों में जो है नई भर्तियों की बजाय पुरानों को भी जो है वो निकाला जा रहा है। सरकारी भर्तियों का तो आलम हम डिस्कस करते ही रहते हैं, क्या आलम है हरियाणा के अंदर की पहले की पिछले 5 वर्ष की जो 2 लाख पक्के कर्मचारी हैं उनकी जो पोस्ट है, पक्की पोस्ट है, जो पक्की भर्ती, वो ही नहीं ये कर पाए हैं। और जो आपको भी पता है ग्रुप सी ग्रुप बी की आप वो जो 56-57 वाला जो था सोशियो इकोनॉमिक को लेकर, उसमें लगभग इन्होंने 45,000 तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकालने पड़ गए थे। तो ये बड़ा अहम इशू है यहाँ पर। और रूरल सेक्टर के अंदर अगर आप सिर्फ दाल की बात करेंगे या सिर्फ नरमा कॉटन की बात करेंगे, उससे तूर की दाल होगी, मसूर की, ये कि क्या निकल के आया और कुछ निकल के नहीं पॉजिटिव निकल के आया। तो आप ये एमएसपी के ऊपर कानून की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, किसानों की कर्ज की बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, जीएसटी जो किसानों के उपकरण के ऊपर लगा रखा है, खेती के ऊपर लगा रखा है, उसको कम नहीं करेंगे, डीजल की कैसे आप इनपुट कॉस्ट जो है किसान के इनपुट को कैसे कम करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें तो बहुत पहले की लेबर कॉस्ट की जो है वो बाद से 10 साल पहले की लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करके जो वो कैलकुलेशंस निकाली गई थी, लेकिन P2+50 आप आज के हिसाब से इन्फ्लेशन के साथ भी जोड़ के देखिए उसको, तो ग्रामीण क्षेत्र में शुरू से कहा था ऐसा कुछ नहीं है। जॉब क्रिएशन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक चुनौती बनी है सरकार के लिए नौकरियों, क्योंकि जनसंख्या आपको पता है
हर रोज जनसंख्या बढ़ रही है और उसके हिसाब से जो है जॉब्स बिल्कुल जो है वो बड़ी अलार्मिंग स्थिति ये हो रखी है। क्या ठीक है सीनियर सिटीजन के लिए आपने जो टैक्स डिडक्शन उसको 50,000 से 1 लाख कर दिया। हाँ। सरकार ने FDI को भी जो है वो इंश्योरेंस में थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा 100% अलाउ कर दिया है सरकार ने। तो अगर आप देखें तो थोड़ा बिहार में अब चुनाव आने हैं, आपको पता है, थोड़ा उसको मद्देनजर भी देखते हुए सरकार ने IIT की जो घोषणा करी है वो घोषणा जो है वो पटना में करी है। बिहार के अंदर इन्होंने मखाना बोर्ड बनाने की बात करी है, चलेगी। असम में एक यूरिया प्लांट की भी सरकार ने भी बात करी है। लेकिन आप ये देखिए जो ओवरऑल मेरा जो पहले भी प्रश्न था कि आपने जो आपके मैनिफेस्टो के अंदर आप पूरी की पूरी फीस जो है और एक तरीके से आपने वो 40,000 के बॉन्ड पॉलिसी 40 लाख पहले 50 लाख करी, 40 लाख हर बच्चे की क्या सरकार ने जो बोला है मैनिफेस्टो में वो करेगी? आपने बोला कि एक तरफ आप अभी मैं सुन रहा था, पहले तो कह रहे थे कि हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी जॉब देंगे। अब अभी घोषणा करी है कि बोल रहे थे पीछे मुख्यमंत्री जी के, हमने उसके अंदर जो है वो 15% करा है बस आरक्षण। पहले तो आप मैनिफेस्टो में अपना देखिए आप क्या लिखते हो और उसके बाद क्या करते हो। तो जब अग्निवीरों की जॉब की पूरी सबको बोल के 100% को 15% आपने इसको कर दिया एक्स सर्विसमैन कोटे के अलावा, तो ये बहुत आप कह रहे हो ना कि ये कोई बहुत रोजी पिक्चर पोर्ट्रे करें और बहुत बढ़िया। देखिए जब तक अब कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी और चीजें महंगी भी होगी और GST के ऊपर कहीं गुड्स के ऊपर ज्यादा है, सिर्फ आप मैं मानता हूँ 36 दवाइयों के ऊपर आपने एग्जाम किया है, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिनके ऊपर ड्यूटी आपने 5% करी है। हाँ। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि और क्या पॉजिटिव है, क्या ऐसी चीज है जो आपकी डेली, आपके रोज बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, आपका ब्रॉडबैंड का फोन का बिल महंगा हो रहा है, आपकी हर चीज तो सरकार एक तरीके से इधर से जेब काट रही है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स में चलो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या करेंगे आप? इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो आपकी जेब कट रही है। उसके ऊपर तो ये अगर आप सोचते हैं कि नहीं सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया, तो अगर आपकी थोड़ी कमाई में अगर वो भी है तो उधर से सरकार आपसे उससे ज्यादा ले भी रही है। तो ये थोड़ा जब तक GST का थोड़ा सरकार कम नहीं करेगी स्लैब, मुझे नहीं लगता जब तक वो सीधी राहत पहुंचती है। अगर आप कुछ कई चीजों में आप GST को अगर करते हैं टैक्सेबल तो सरकार बढ़ाती रही है। साल में अगर आप ये बताएं GST काउंसिल की ये नहीं है कि मीटिंग के अंदर सरकार बीच में भी 2-3 दफा ये ऐसे टैक्स स्लैब जो है वो GST के कुछ चीजों के ऊपर कर देती है। अब आप गाड़ी की बात कर रहे थे, आप गाड़ी ले लीजिए, 2 व्हीलर ले लीजिए। 2014 से पहले जो 2 व्हीलर आपका लगभग 50,000 का आता था, वो आज 1,10,000 का है। जो गाड़ी सरकार की, अगर मैं कोई महंगी गाड़ी की भी बात करूं, जो गाड़ी 27-28 लाख तक की आती थी, आज वो गाड़ी 60 लाख की आती है। तो सारा कहाँ है वो, मतलब आप उतना ही पैसा ही, हमने तो सुना था जब इम्पोर्ट होता है तो उस इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी 100-115%। ये सरकार ने किसी क्या सिस्टम बना रखा है, एक के बाद एक टैक्स लगाया, उस टैक्स के लगाने के बाद आपने कोई ग्रीन टैक्स लगा दिया, फिर ये टैक्स लगा दिया। आपको भी पता है उससे कोई सेल तो रुकनी नहीं है, गाड़ियों की सेल तो जो होनी है वो तो सरकार को भी बेनिफिट होता है। तो ये जो टैक्स के अंदर आप जनता की जेब काट रहे हैं ना, और वो हर चीज के ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज अछूती है, सभी चीजों के ऊपर सरकार आपको जो है वो अपना वसूल कर लेती है। बातों में कई बार जॉब्स का भी जिक्र किया, तो मैं उसको लेकर भी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि युवाओं पर खास तौर पर इस बजट में फोकस रहा है। देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी। सरकार ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही स्किलिंग के क्षेत्र में इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए महीने स्टाइपेंड के तौर पर भी मिलेगा। इसके अलावा अगले 5 साल में कुल 1 करोड़ युवाओं को स्किल भी किया जाएगा। ये भी बजट में सब कुछ घोषणाएं जो किया, तो घोषणाएं की है तभी इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, ये हर साल स्टैंडर्ड है मैडम, ये हर साल ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतने लाख करोड़ का बजट है, यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे। ये आप पुराना बजट पिछले 5 बजट निकालिए, ये सेम स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको मिलेगी। लेकिन धरातल पे क्या है? धरातल पर कुछ नहीं है। आप अभी कंपैरिजन करा लीजिए, नहीं है। पाल बत्रा जी, धरातल पर नहीं होती क्या ये सब चीजें? स्किलिंग की भी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले बजट में भी ये सब चीजें थी, इंटर्नशिप का प्रावधान था। रजत देखिए, रजत जी से मैं
मेरी रजत जी से एक क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा। जितनी बातें आप बता रहे हो, जितनी चीजें आप बता रहे हो, ऐसा नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है पिछले 5 साल के, आप ये बात जनता को क्यों नहीं समझा पाते? मेरा एक छोटा सा, क्यों जनता आप लोगों को नकारती है? जनता को सब पता है कि वो 20 लाख इंटर्नशिप के बच्चों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लग रही हैं, देश के अंदर नहीं लग रही है, वो हरियाणा के अंदर लग रही है या नहीं लग रही। आप चैनलों पे बैठ के आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आपका समय जब हरियाणा के अंदर रहा है, जब आप हरियाणा के अंदर राज कर रहे थे, तो आप उस समय के कार्यकाल को अगर याद करेंगे और उस समय के कार्यकाल को अगर जनता याद करेगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। काम निरंतर हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, चाहे आप आज बजट की बात करते हैं, चाहे ईवी के मामले में बताएं कि उनकी सस्ता करना, मेडिसिन को सस्ता करना, कपड़ों का सामान सस्ता करना, एलईडी को सस्ता करना, मोबाइल फोनों को सस्ता करना, ये ओवरऑल एक घर के बजट के बीच में ही आता है, ओवरऑल हर आदमी से इफेक्टेड होता है। उन चीजों को फोकस करना, सारी चीजों को करना, देश के लिए काम करना, देश हित के लिए काम करना और व्यक्तिगत काम करने में बड़ा फर्क होता है। ये हमें सबको समझना पड़ेगा और इन बातों को हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में ले जाके देश को आगे बढ़ाने की बात करें, देश के लिए अच्छे सुधार। देश तो तभी आगे बढ़ेगा ना, वो कह रहे हैं देश तभी आगे बढ़ेगा जब रोजगार होगा युवाओं के हाथ में। सुनिए, आज की देखिए, आज भी बड़े पॉजिटिव बातें भी इन्होंने की कि हाँ, बजट के अंदर मध्य वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, ये मानता हूं मैं, तो ठीक है। कहीं ना कहीं अच्छी सोच को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे सुझावों को लेकर आगे बढ़ेंगे, उन सुझावों के साथ काम करेंगे, कहीं हो सकता है हमारे अंदर भी कमी हो, उन कमियों को भी हम मानेंगे, समझेंगे, उन पे वर्क करेंगे, उन पे काम करके उनको देश के लिए काम करेंगे हम सब मिलकर। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। नहीं, ये बात ठीक है, चलिए आप सबको कह रहे हैं देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम हो रहा है, लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो उसको लेकर सवाल भी उठेंगे। आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर कदम जो है वो उठाया गया है, जिनके पास जॉब्स है, जिनकी इनकम है, उनको टैक्स में काफी छूट मिली है, लेकिन जिनके पास रोजगार ही नहीं है, जिनकी कोई इनकम ही नहीं है, उनके लिए तो सवाल फिर पूछेगा ये विपक्ष। देखिए देश के अंदर एक सेक्टर की मैं बात कर देता हूं। अपने कंस्ट्रक्टेड जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, बिल्डरों का सेक्टर है, अगर उसकी बात करें तो हर साल 2 लाख रोजगार नए उत्पन्न हो रहे हैं उनके अंदर। ऐसे हर सेक्टरों की बात करें, रोजगार भी उत्पन्न हो रहे हैं। बेरोजगारी की बात मैं मानूं तो कहीं ना कहीं हमें वो कंपैरिजन में पहले से कम होती जा रही है और धीरे धीरे इन पे भी कंट्रोल किया जाएगा। इन सारी चीजों को साथ लेके हमें देश को भी आगे बढ़ाना है। हर सेक्टरों के अंदर काम भी हो रहा है और पॉजिटिव काम हो रहा है। देश बड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहा है, जनता बड़ा पॉजिटिव महसूस कर रही है। वो आप सबने देखा भी है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी हर बात बड़ा पॉजिटिव लेके उसको काम करने की और देख भी रहा हूं। ठीक है यशपाल जी, मुझे आपकी बातें थोड़ा प्रवचन ज्यादा लग रही हैं, मैं थोड़ा कम सेटिस्फाई हो रही हूं आपकी बातों से। हालांकि ठीक है, काम इस बजट में बदलाव बहुत है, अच्छे कदम बहुत उठाए गए हैं। सिहाग जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि वो रिएक्ट इस पर करना चाह रहे थे। उसके बाद मैं फिर रुख करूंगी राजेंद्र जादौन जी का, और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कितना बदलाव है उस पर मैं जादौन साहब से रिएक्शन लूंगी। सिहाग साहब पहले फटाफट से आप बता दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए मैडम, बिल्कुल मैं रोजगार की बात पे, शिक्षा और रोजगार किसी भी देश को विकास में आगे बढ़ाने का अहम कदम है। परंतु ये जो सरकार है, आप खुद इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में एडमिट किया कि इन्होंने 2 लाख पद आज तक खाली है, पक्की भर्तियां नहीं करना चाहती सरकार। गुजरात पैटर्न इन्होंने हरियाणा में लागू कर दिया। अब देखिए, जब तक पक्की सैलरीड पर्सन को पक्की रोजगार नहीं मिलेगा, वो मार्केट में पैसा कैसे आएगा? मार्केट में पैसा जब भी घूमेगा, अर्थव्यवस्था जब भी मजबूत होगी जब उसे सैलरीड पर्सन को प्रॉपर सैलरी मिलेगी। अब यूनिवर्सिटीज में सरकार एक नया कंसेप्ट